Guys, today we have to start the next topic, sources of recruitment. इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा. हमने अभी लास्ट टाइम स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट किया है और स्टाफिंग प्रोसेस का जो आपका सेकंड पॉइंट है दैट वाज रिक्रूटमेंट, और मैंने उसमें कहा था कि हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आता है. सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसका क्वेश्चन आता है. एक ये इंपॉर्टेंट है, एक सिलेक्शन की जो टेस्ट थे, सिलेक्शन का प्रोसीजर है सारा, सिलेक्शन पॉइंट और रिक्रूटमेंट पॉइंट, ये दो क्वेश्चन आते ही आते हैं. और मतलब दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आएगा, पर कुछ भी आ सकता है इसमें से. देन सिलेक्शन हम डिटेल में वहीं पे कर लिया था स्टाफिंग प्रोसेस में. नाउ वी हैव टू डू रिक्रूटमेंट. तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट का मीनिंग रिवाइज करते हैं. हमने इसमें पढ़ा था, इसमें क्या आता है, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, इनवाइट करना कि लोगों को आओ, और सर्चिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉइज कि मार्केट में कितने लोग उनको सर्च करो कि हमारे जॉब के लिए कौन से फिट हैं, और उनको इनवाइट करो, उनको बोलो कि हमारी कंपनी में अप्लाई करो. अब उनको बोला कैसे जाएगा, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं. लोगों को इनवाइट करने के मेथड्स, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे सकते हो, उनको फोन करके बुला सकते हो, naukri.com इंटरनेट के थ्रू आप बुला सकते हो. तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं या ऐसे कौन से सोर्सेज है जिससे आप लोगों को कह सकते हो आप आओ हमारी कंपनी में जॉब करो. तो इसका मतलब नौकरी पे रखना नहीं है, सिर्फ नौकरी पे बुलाना है, मतलब जॉब के लिए अप्लाई करो. तो वो ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे आपको घर बैठे बैठे थोड़ी पता लग जाएगा कि इस कंपनी में वैकेंसी निकली है. वो कंपनी जिसके अंदर वैकेंसी निकली है वो एडवर्टीजमेंट देती है और लोगों को अप्लाई करने के लिए इनविटेशन देती है. तो वो हमको कैसे पता लगता है, कौन से सोर्सेज हैं, कौन सा मीडियम है, कौन से मेथड्स हैं जैसे कंपनी रिक्रूटमेंट करती है, लोगों को बुलाती है. आज इसमें वो पढ़ेंगे. तो इसमें बेसिकली दो आते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. तो इंटरनल में दो ही सोर्सेज हैं, इसको फटाफट से खत्म करते हैं. एंड एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत ही इजी टॉपिक है. बेसिक ये है इसका कि वैकेंसी निकली है, लोगों तक वो बात कैसे पहुंचाई जाए कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है, और उनको कैसे बुलाया जाए. तो इंटरनल के अंदर आपके आ जाते हैं, सबसे पहला है ट्रांसफर. ट्रांसफर होता है, आपने देखा कि एक शहर से दूसरे शहर, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच. तो ये भी एक मेथड होता है रिक्रूटमेंट का. अब मान लो मैं एक बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक, जिसकी एक ब्रांच है, आप मान लो जेल रोड पे. ठीक है, जेल रोड पे बहुत सारे बैंक हैं, और उसी बैंक की एक ब्रांच जो है वो विकासपुरी के अंदर भी है, और उसी बैंक की ब्रांच एक द्वारका के अंदर भी है. ठीक है, अब हुआ क्या, द्वारका में एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया. उसने अपना, उसकी एज पूरी होगी. अब यहाँ पे क्या होगी, एक एम्प्लॉय जब रिटायर होगा, उसकी पोस्ट क्या होगी, वैकेंसी निकल आई, एक वैकेंसी आ गई. अब इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए दो ऑप्शन आ जाते हैं. या तो हम बाहर से नया एम्प्लॉय, एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन आता है, हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज जब भी कोई आएगा वो कौन होगा, एक फ्रेशर होगा. फ्रेशर मतलब इन द सेंस कि ये नहीं कि नया नया कॉलेज से आया. फ्रेशर मतलब वो होता है, या फ्रेशर मत लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे. एक्सटर्नल मतलब किसी और बैंक से, या तो हम फ्रेशर को बुला लेंगे जो बिल्कुल अभी नया नया कॉलेज से निकला है, या हम ऑलरेडी किसी कंपनी में किसी और बैंक में बंदा काम कर रहा होगा उसको बुला लेंगे. तो या तो फ्रेशर आएगा या दूसरे बैंक से बंदा आएगा इस वैकेंसी को भरने के लिए. या एक और तरीका होता है कि हम ऑलरेडी जो हमारी बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस चल रही हैं, एक ही बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस चल रही है, उसमें अगर लगता है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये इस ब्रांच में फालतू है, एक्स्ट्रा है, तो उसको वहां से, मान लो जेल रोड वाली ब्रांच में एक बंदा एक्स्ट्रा है, तो उसको वहां से यहाँ बुला लिया जाएगा. उसको बोला जाएगा सर आप यहाँ की जगह यहाँ पे अपना काम कर लो. तो उसको बोला जाएगा, अगर वो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, तो वो आ जाएगा और ज्वाइन कर लेगा. अगर उसको लगता है कि मेरे को मुश्किल होगी, मेरा घर दूर पड़ता है या कुछ भी है, तो वो अपना एक्सक्यूज भी दे सकता है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिख सकता है कि मेरे को नहीं करनी, मैं यहीं पे सेटिस्फेक्शन हूँ. वो आगे एप्लीकेशन एग्री होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है ऊपर के लेवल पे, पर वो अपना आंसर रख सकता है, अपना एक्सक्यूज रख सकता है कि मैं क्या चाहता हूँ. ठीक है, एक्सेप्ट होती है नहीं होती वो एक अलग बात है. तो जेल रोड वाली जगह से भर सकते हो या बकासपुरी वाली जगह से भर सकते हो, जहां पे एम्प्लॉय एक्स्ट्रा है
आप वहां से इसको भर सकते हो, उसे कहते हैं ट्रांसफर। आपने देखा होगा आपके कोई रिलेटिव्स या आपके घर के अंदर कोई होगा जिनके बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं। ऐसी कई जॉब्स होती हैं जिनके हर 2-3 साल बाद ट्रांसफर होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल उन्होंने दिल्ली में काम किया, 1 साल नहीं मतलब लगा लो 3 साल उन्होंने दिल्ली के ऑफिस में काम किया, फिर उनको भेज दिया जाएगा किसी और ऑफिस में आउट ऑफ दिल्ली। मान लो उसने उनको 2 साल के लिए फिर बिहार भेज दिया जाएगा कि आपको 2 साल पटना के अंदर काम करना है। फिर 2 साल उन्होंने काम किया, फिर 3 साल के लिए उनको यूपी भेज दिया जाएगा कानपुर के अंदर। तो ऐसी कई जॉब्स होती हैं जो ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं। तो जहां जहां वैकेंसी खाली होती रहेगी उस बंदे को वहां वहां भेजते रहेंगे वो। तो क्योंकि उसको स्टार्टिंग में जब जॉब के लिए हायर किया था उसको पहले ही बोल दिया गया था कि भाई तेरी ट्रांसफर वाली जॉब है, तेरे को हर थोड़े टाइम पर ट्रांसफर कराना पड़ेगा, कि जहां जहां वैकेंसी खाली होती रहेगी वहां वहां हम तेरे को भेजते रहेंगे। तो बेसिक मतलब क्या हुआ कि वैकेंसी निकली, पोस्ट खाली हुई, फिलिंग द जॉब, रिक्रूटमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया हमने। तो ये इंटरनल हुआ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने बाहर का कोई बंदा, नया बंदा नहीं बुलाया, हमने ऑलरेडी जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसको एक ऑफिस या एक ब्रांच से दूसरे ऑफिस से दूसरी ब्रांच में भेज दिया। सेकंड पॉइंट आता है जी प्रमोशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मान लो एक मैनेजर की पोस्ट खाली हो गई, एक मैनेजर रिटायर हो गया, डेथ हो गया, कुछ हो गया, काम छोड़ के चला गया किसी और कंपनी में। एक यहाँ पे सुपरवाइजर था, पोस्ट कौन सी खाली हुई है, वैकेंसी कौन सी निकली है, मैनेजर की। सुपरवाइजर की सुपरवाइजर को काम करते करते 6 साल हो गए हैं, 6 साल से वो काम कर रहा है और वो एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है, डेडिकेटेड है, बहुत अच्छा काम करता है, पूरी लगन से मेहनत से काम करता है और सारे स्टाफ को अच्छे से संभालता है। तो जब ये वाली पोस्ट खाली हुई तो फिर से 2 ऑप्शन उठ गए, या तो बाहर से नया बंदा, नया मैनेजर बुलाया जाए, वो फ्रेशर भी हो सकता है, इनएक्सपीरियंस, या किसी और कंपनी से काम कर रहा है उसको, या एक और ऑप्शन आ गया कि यार ये बंदा जो है ये 6 साल से कंपनी में काम करता है, ये सारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन एम्प्लॉय से यूज टू है, इसको सारा एनवायरनमेंट, सारा माहौल, यहाँ की सारी नीतियां, सारा कुछ पता है। तो बाहर से बंदा बुलाएंगे, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा, एडजस्ट होता है नहीं होता, बाहर से बंदा हायर करने में टाइम भी वेस्ट होगा, 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा, नया बंदा, अच्छा बंदा एफिशिएंट ढूंढते ढूंढते। तो वो खर्चा सारा बचाने के लिए अगर ये बंदा एफिशिएंट है तो इसकी प्रमोशन कर देंगे, इसको सुपरवाइजर से क्या बना देंगे हम, मैनेजर। यहाँ पे इसकी सैलरी थी 20,000, यहाँ पे इसकी सैलरी होगी 40,000, ठीक है ना, सैलरी बढ़ गई। तो इसको कहते हैं अपग्रेड करना, अपग्रेडेशन ऑफ जॉब। जब आपकी पोस्ट पहले सुपरवाइजर थी, अब मैनेजर बन गए, सैलरी बढ़ गई, आपका ऑफिस नया मिल गया, अच्छा कैबिन मिल गया, पहले आपके नीचे 1000 बंदा था, अब आपके नीचे 5000 बंदा आ गया और आप बन गए एक अच्छे लेवल पे। फिर और आगे ट्रांसफर हो सकती है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जा सकते हो, जो टॉप मैनेजमेंट है, ये लोअर मैनेजमेंट हो गई, ये मिडिल मैनेजमेंट होगी, ये टॉप। अगर आप इसमें भी मान लो 10 साल एज अ मैनेजर अच्छे से काम कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपने शेयर खरीद लिए कंपनी के, और अब कंपनी के अंदर बहुत दिन से एक लॉयल एम्प्लॉय बन के, ऑनेस्ट एम्प्लॉय बन के बने हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चले जाओगे, सीधा आपकी इनकम 1 लाख हो जाएगी और आपकी प्रमोशन होती रहेगी। तो इसे कहते हैं प्रमोशन, की नीचे वाले एम्प्लॉय को अपग्रेड करो। लेकिन अपग्रेड किसको किया जाएगा, जो एफिशिएंट होता है, जो ऑनेस्ट होता है, जो लॉयल होता है, अपनी कंपनी के लिए काम करता है। और जो वैसे ही आलसी होगा, कामचोर होगा, जो नुकसान पे नुकसान करता है, चाहे वो 6 की जगह 15 साल भी रहे, वो सुपरवाइजर ही रहेगा। ये बात याद रखना। अगर आप किसी कंपनी में आगे 12th के बाद आप कॉलेज करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप जॉब करेंगे, अगर आप काम चोरी या खाली अपने लिए सुबह काम पे गए, रात को काम से आ गए, तो आप जिंदगी भर उसी पोस्ट पर रहेंगे। लेकिन अगर आप करियर ओरिएंटेड हो और आप चाहते हो कि मैं लाइफ में तरक्की करूं, तो आप डेडिकेशन से काम करो, पूरा अपना बेस्ट दो, तो आपकी प्रमोशन होती है करते करते। चाहे प्रमोशन इस कंपनी के अंदर भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको किसी और कंपनी में बुला लिया जाए। मान लो आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम कर रहे हो 6 साल के लिए और आप एफिशिएंट हो, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी निकली नहीं, हमारी कंपनी में वैकेंसी नहीं निकली, किसी और कंपनी में निकल गई और उसने हायर कर लिया आपको, उसने आपको बुलाया कि चल तू मेरी कंपनी में आ जा, तू 20,000 वाला था, मैं तेरे को 40,000 दे दूंगा। तो वो तब पॉसिबल है जब आप अच्छे हो और आप अच्छे से काम करते हो। तो जहां भी काम करना गाइस, अच्छे से काम करना, अपना बेस्ट देना, तो आपकी तरक्की जरूर होगी और होती रहेगी, जिंदगी भर होती रहेगी। 4-5 साल आपकी प्रमोशन होती रहेगी और आपका जो पे स्केल है वो बढ़ता रहेगा। तो ये 2 मेथड्स थे, प्रमोशन और ट्रांसफर। अब हम पढ़ेंगे इनके ऊपर।
ठीक है, इसके ऊपर डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड इसके अंदर आ जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस मतलब कॉलेज, कॉलेज एरिया हो गया। आपने मूवीज में 3 इडियट्स मूवी थी और बहुत सारी ऐसी मूवीज या फिर सीरियल्स या फिर टीवी के अंदर, न्यूज के अंदर देखा होगा कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर में होती है बात, फाइनल ईयर में है और आपके एग्जाम्स बस होने ही वाले हैं, तो उससे 1 महीना पहले या 2 महीने पहले बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग कैंपस में आते हैं और कॉलेज में आते हैं, यूनिवर्सिटीज में, और प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट मतलब रिक्रूटमेंट करते हैं। वो आपके जिनके मार्क्स अच्छे हैं ना, उन सबका इंटरव्यू लेंगे, उनके क्वालिफिकेशंस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसमें से वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप हमारी कंपनी में जॉब के लिए एफिशिएंट हो और आप हमारी कंपनी में जॉब करो। जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, आपकी डिग्री मिल जाएगी, आप हमारी कंपनी में जॉब कर लो। मतलब आपका फाइनल ईयर अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, आपने अभी एग्जाम्स देने हैं। आपको एग्जाम्स देने से पहले, आपको एज ए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बनने से पहले ही आपको जॉब ऑफर हो जाती है। इसे कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े कॉलेजेस में आके प्लेसमेंट करती है, इसको रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। तो जिस किसी कंपनी की पोस्ट खाली होगी वो कॉलेज में जाएगी, वहां से फ्रेशर्स को उठा लेगी। अब कैंपस रिक्रूटमेंट में जो बंदा आपको मिलेगा, मान लो कोई भी आपको कॉलेज का बंदा मिलता है जो फाइनल ईयर में है, वो क्या होगा, एक तो इनएक्सपीरियंस्ड होगा क्योंकि उसने अभी तक कहीं भी जॉब नहीं की, क्योंकि वो कौन है, एक फ्रेशर है। लेकिन कई कंपनीज की पॉलिसी होती है कि हम फ्रेशर्स को लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि न्यू यूथ आया है, न्यू आइडियाज लेके आएगा, नई सोच लेके आएगा, कंपनी में एक फ्रेशनेस सी आएगी, पुराने एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छा कंपटीशन बनेगा कि नया बंदा आया तो हमको कंपटीशन देगा और नई सोच लेके आएगा। तो कई कंपनीज इस पॉलिसी को सोचती हैं कि हम जब भी रखेंगे तो नया एम्प्लॉय रखेंगे। तो कैंपस से रिक्रूटमेंट हो सकती है। नंबर 2, कंसल्टेंसी एंड प्लेसमेंट एजेंसी होती है। इसको बुक में सेकंड पॉइंट लिखा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसी। तो मैं इसको सीधा लिखूंगा कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी वो फर्म्स होती हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने जॉब्स के ऑफर रखे हुए हैं और जिनके पास हम जैसे एम्प्लॉय जिनको जॉब चाहिए वो उनके पास अपने नाम लिखवा के आए हैं। मान लो मैंने एक क्वालिफिकेशन कर ली, मैंने अपनी एमबीए कर ली, कंप्लीट कर ली पढ़ाई, अब मैं जॉब ढूंढूंगा। तो मैं जॉब कैसे ढूंढूं, मैं जाऊंगा कंसल्टेंसी के पास, अपनी डिग्री, अपने सारे क्वालिफिकेशंस, अपने सारे फॉर्म्स वगैरह, जितने भी मेरी मार्कशीट्स वगैरह, सबकी फोटोकॉपी मैं वहां पे जमा करा के आ जाऊंगा। उनको बोलूंगा कि मेरी ये प्रोफाइल है, मेरे को इस लेवल की जॉब चाहिए। तो इस लेवल की जब भी वैकेंसी आएगी वो मेरे को बता देंगे। तो मेरे ऐसे बहुत सारे बंदों की फाइल यहाँ पे पड़ी है। तो ये एक कंपनी है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिलवाती है आपस में। मैं एक एम्प्लॉय बनना चाहता हूं, मैंने एक नॉर्मल बंदे की तरह यहाँ पे अपने सारे फॉर्म्स रख दिए। जब भी किसी कंपनी में वैकेंसी खाली होगी वो इसको बता देगा फोन करके कि मेरी कंपनी में वैकेंसी खाली हुई। ये बन गया एम्प्लॉयर, ठीक है ना। इसने भी इसको मिला और इसने भी इसको मिला। इसने क्या काम किया, दोनों को आपस में मिलवा दिया। मेरा फॉर्म यहाँ पड़ा था और इसकी वैकेंसी की फाइल भी यहाँ पड़ी थी। इसने कहा कि यार ये इस बंदे को वैकेंसी, इसके पास इसको बंदा चाहिए जॉब के लिए और इसको नौकरी चाहिए। तो इन्होंने आपस में हमारी मीटिंग करा दी। अगर इंटरव्यू ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो मेरे को ये वाली जॉब मिल गई। तो मैंने भी कुछ इसको पेमेंट करी और इसने भी इसको कुछ पेमेंट करी। तो ये कंपनीज ऐसे काम करती हैं। ये अगर जॉब दिलवा देती हैं तो मेरे से भी कुछ पैसे लेंगी और आपसे भी कुछ पैसे लेंगी। इस तरह से जॉब मिलती है। तो ये आप जब बड़े होंगे आपको भी इनसे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों बातें होती है। या तो किसी कंपनी में जॉब वैकेंसी निकलेगी, वो अपना ऐड देगी naukri.com वगैरह वगैरह, तो आप वहां से भी जॉब के लिए जा सकते हो। लेकिन इन द मीन वाइल जब तक वैकेंसी नहीं निकलती तो आपको तो एमबीए तो आपने कर ली, अब आपको तो जॉब चाहिए। तो आप जॉब के लिए कंसल्टेंसी अपनी प्रोफाइल सबमिट करके आओगे। जब भी कोई अच्छी जॉब निकलेगी वो आपको बुलाएंगे, भी इस कंपनी में वो आपको बुलाती रहेंगी थोड़ा कि आज आपका इंटरव्यू इस कंपनी में, आज आपका इंटरव्यू इस कंपनी में। हर हफ्ते आपको 2 से 3 इंटरव्यू देती रहेंगी कि आप जाके इंटरव्यू दो। जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी वो आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे। तो ये आपको जॉब दिलवाती है कंपनी। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में ये आता है कि जब भी किसी कंपनी को वैकेंसी निकलती है वो कंसल्टेंसी के पास जाएगा, उससे पूछेगा आपके पास कितने बंदों की फाइल है एमबीए वाले। वो बोलेगा मेरे पास 2000 बंदों की फाइल है एमबीए वाले। उससे पूछा जाएगा दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली में 100 बंदे हैं। ठीक है जी, 100 बंदों का इंटरव्यू रखवा दो, बात खत्म। ठीक है ना। जब भी मेरे को किसी जॉब की जरूरत है, किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, मैं इसके पास जाऊंगा, इसको बोलूंगा आप मेरे को कुछ अच्छे अच्छे बंदे जिनकी डिग्री 90% से ऊपर मार्क्स आए उनको मेरे पास भेजो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये भी सेम टू सेम यही काम करता है, आप बुक में पढ़ लेना।
ये बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप नौकरी ढूंढने के लिए जाते हो, ये भी सेम टू सेम यही काम करता है। ये कमीशन बेस पे करता है, ये कुछ चार्ज करता है आपसे पैसे, बस इतना ही फर्क होता है। एडवर्टीजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कैसे? न्यूज़पेपर में ऐड आ गया, मैगजीन्स में ऐड आ गया, टेलीविजन में भी आपने देखा कि जॉब चाहिए, आजकल इंटरनेट पे ऑनलाइन भी आपको ऐड मिल जाते हैं। तो इसमें आपको बुक में हर एक चीज का एडवांटेजेस भी दिए हैं कि इसका फायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है। इसका नुकसान ये होता है कि मान लो आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते तक रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको कितना लंबा अपना ऐड देना है। अगर आप चाहते हो कि आपको 1 महीने तक अपना ऐड देना है, आप चाहते हो 1 महीने तक आप लोग हायर कर सको, तो आप टीवी पे ऐड दो। टीवी पे कम से कम 1 महीना आपका न्यूज़पेपर में न्यूज़ जो न्यूज़ चैनल होते हैं उसके नीचे आपका लिखा आता रहेगा ऐड। और अगर चाहते हो कि बहुत लंबा चले, तो आप ऑनलाइन इंटरनेट पर naukri.com, indeed.com, shine.com वगैरह वगैरह पे आप अपना ऐड दो। उसमें तो बहुत दिन तक, उसमें तो 6 महीने तक पड़ रहा था कई बार। तो डिपेंड करता है कि आप अपना ऐड कितने दिन के लिए चाहते हो, उस हिसाब से अपना सोर्स चुनोगे कि एडवर्टीजमेंट देनी कहाँ पे है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहता है अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। आपकी ऑफिस की, कंपनी की नोटिस बोर्ड या आपके मेन गेट जो बाहर होता है, वहां पे एक बोर्ड लगा दिया जाएगा, भाई 3 वैकेंसीज हैं, या वहां लिख दिया जाएगा वैकेंसीज। तो लोग क्या करते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, उनको पता लग जाता है कि भी वैकेंसी खाली है, तो वो किसी ना किसी बंदे को इन्फॉर्म, जिसको काम की जरूरत होती है उनकी नजर में, बता देता है। कई बार को पता लगता है कि आपको कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड या बताता है कि भाई इस कंपनी में वैकेंसी निकली है। तो उनको कैसे पता लगा होगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है कि उनकी नोटिस बोर्ड पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, उन्होंने वहां से पढ़ लिया होगा। तो वो छोटा मोटा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ज्यादातर स्किल्ड बंदे नहीं चाहिए होते, टेक्निकल बंदे नहीं चाहिए होते, एक्सपर्ट बंदे नहीं चाहिए होते, छोटे मोटे लेबर रखनी है। तो लेबर के लिए क्या करेंगे, मान लो जो फैक्ट्री का गेट है उसके बाहर लिख देंगे भी 3 वर्कर्स या 3 बंदों की आवश्यकता है, जैसे मर्जी लिख देंगे। तो बाहर बहुत सारे लेबर घूम रही होती है फैक्ट्री एरिया में, वो पढ़ लेंगी, वो अपने किसी भाई बंधु को, दोस्त यार को, चाचा भतीजा को ले आएंगी, भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है, बोर्ड लिखा है, आप जाके काम मांगो। तो छोटी मोटी जॉब्स जितनी भी होती हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर दी जाती है। लेकिन अगर MBA CA वगैरह वगैरह हायर पोस्ट के लिए चाहिए, मैनेजरियल लेवल के लिए चाहिए, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। उसमें या तो ये रखा जाएगा, या ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, और ये भी रख सकते हैं। ये तो बहुत एफिशिएंट होता है। आगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये भी एक फर्म्स होती हैं। जैसे ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगी और कंसल्टेंसी होगी, वैसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब ठेकेदार होते हैं। ये गांव गांव में होते हैं, जगह जगह गांव में बैठे होंगे, क्योंकि ज्यादातर लेबर गांव से आती है, छोटे शहरों से आती है। तो ये क्या करेंगे, गांव में जितने भी लोगों को काम चाहिए, उनका नंबर, उनका एड्रेस वगैरह अपने पास रखते हैं। तो अगर मेरे को छोटे लेबर की, फैक्ट्री के लिए लेबर की जरूरत है, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर को फोन करूंगा, भैया मेरे को 5 बंदों 10 बंदों की जरूरत है, प्लीज मेरा काम बढ़ रहा है, मेरे को 25 बंदों की जरूरत है, मेरे को, या मैंने नई मशीनरी लगा दी है, मेरे को 20 बंदों की जरूरत है, आप भेज दो। तो इसके बाद बहुत सारे लेबरों के नंबर होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप उठा के इनके पास भेज देगा। तो ये वही वाला काम करते हैं जो कंसल्टेंसी करती है, बस ये हायर लेवल होता है, ये टेक्निकल स्टाफ होता है, एक्सपर्ट स्टाफ होता है, जो बहुत हायर लेवल स्टडी कर लेते हैं, वो यहाँ पे जाते हैं। जो नॉर्मल अपने काम ढूंढना है जिनको, वो यहाँ पे जाते हैं। लेबर वाले लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर इतना छोटा बंदा होता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, उसकी रीच पूरे शहर में तो होती नहीं है, वो बेचारा क्या लाखों रुपए या हजारों रुपए कंसल्टेंसी को देगा। तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को छोटी मोटी रकम देके कहता है मेरे को भैया काम दिलवा दो। इसके बाद आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स में पढ़ लेते हैं। इट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विद लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स इज प्रिपेयर्ड एंड स्क्रीन टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज फ्रॉम द डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन केप्ट इन द ऑफिस। कई बार क्या होता है, हमने 11th के अंदर पढ़ा था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है हम किसी और से कलेक्ट करते हैं। मान लो मेरा जेल रोड पे फैक्ट्री है, मैं जेल रोड पे वोडाफोन या एयरटेल के ऑफिस जाऊंगा, वहां से एक डाटा लेके आऊंगा कि भी इस पूरे वेस्ट दिल्ली के अंदर कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, दोनों से ले आऊंगा, एयरटेल से भी वोडाफोन से। वो डाटा मेरे पास पड़ा रहेगा सेकेंडरी डाटा के रूप में। तो मैंने कॉलर बंदा, कस्टमर केयर वाला बंदा जो कॉलर करता है, कॉलिंग करता है, उसको बिठा रखा है। वो अब उस डाटाबेस से उन नंबरों पे फोन करेगा, भी हमारी कंपनी में जॉब की आवश्यकता है, कृपया आप जॉब करना चाहेंगे, इन इंग्लिश और इन हिंदी बोथ। तो इस हिसाब से लोगों, आपके पास कई बार फोन आते हैं, लोन ले लो प्लीज, और एडवर्टीजमेंट के फोन आते हैं कि हमारी कंपनी ने नई इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली, सेविंग स्कीम निकाली, बैंक से फोन आते हैं।
इस तरह से कंपनी भी लोगों को फोन करती है, जॉब सीकर्स को फोन करती है कि अगर आप में आपको या आपके किसी रिश्तेदार को जॉब की रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज अप्लाई इन आवर एंटरप्राइज। तो ये कैजुअल कॉलर्स भी आप हायर कर सकते हो और डाटा किसी और जगह से लेके आप उनको फोन कर सकते हो जहां का आप बंदा रखना चाहते हो। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉइज, इसको रेफरेंस भी कह सकते हैं हम हिंदी में, हिंदी मतलब सिंपल वर्ड्स में। रेफरेंस होता है कि मान लो मैं कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, वहां पे एक पोस्ट खाली हो गई है, तो मेरे को बोला गया कि यार अपना ही जैसा बंदा कोई अपने रिश्तेदारी में या अपने भाई बंधु को लिया, तो मेरे को दिखा कि यार मेरी कंपनी में पोस्ट खाली है, तो मैं अपने किसी रिलेटिव्स को बोल दूंगा या अपने किसी फ्रेंड को बोल सकता हूँ कि आके कंपनी ज्वाइन कर लो, तो ये रेफरेंस होगी। तो ना हमने एडवर्टीजमेंट दी, ना हम कैंपस गए, ना हमने प्रमोशन की, हमने ना हम कंसल्टेंसी का ढूंढने गए, हमने अपनी कंपनी के अंदर से बंदे को बोल दिया कि यार कोई बाहर का बंदा, अच्छा सा बंदा जो तेरे को लगता है जो काम की तलाश में है और जो मेहनती हो, जो हार्ड वर्किंग हो, उसको मेरे पास ले आ, मैं उसको जॉब दे दूंगा। तो ऐसे भी जॉब के लिए आप बुला सकते हो। रिक्रूटमेंट मतलब इनवाइट करना, ठीक है। इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट रह गया, वेब पब्लिशिंग, तो यहां लिख देते हैं। वेब पब्लिशिंग आपको मैंने अभी बता दी, इंटरनेट में आप वेबसाइट्स पे अपने वो डाल सकते हो। इसमें एग्जांपल भी दिया है, naukri.com, जॉबस्ट्रीट, तो वो होती है बेसिकली एडवर्टीजमेंट ही है, पर ये वेब एडवर्टीजमेंट होगी। तो वेब पब्लिशिंग ये इसी का एक पार्ट है, इसके अंदर भी डाल सकते हो आप। अगर इसके अंदर डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से लिखोगे तो आपका एक पॉइंट एक्स्ट्रा बन गया, 1 मार्क आपका एक्स्ट्रा मिल गया। डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया आप उतने पॉइंट्स बना सकते हो। बुक में 9 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा 4-5 पॉइंट और भी हैं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट आपके दिमाग में भी आ रहे हो क्या पता, तो आप लिख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने लिखने हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब फैक्ट्री के या कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को बुलाना जॉब के लिए, सिर्फ बुलाना, हायर नहीं करना। हायर करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट होती है सिलेक्शन से पहले। सिलेक्शन का मतलब जॉब के लिए सिलेक्ट करना, कौन फिट है कौन अनफिट है। रिक्रूटमेंट मतलब आप सबको बुला रहे हो, आ जाओ भैया जॉब के लिए अप्लाई करो, उसमें से सिलेक्शन होगी बाद में, जो फिट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। सिलेक्शन में टेस्ट पास वगैरह वगैरह करने पड़ेंगे। तो ये थे सोर्सेज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल। अब इसके बाद टॉपिक क्या आता है वो आपने खुद पढ़ना है। एक आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। किस किस के मेरिट्स, देखो इसके भी मेरिट्स और इसके भी मेरिट्स आएंगे, और इसके भी डीमेरिट्स और इसके भी डीमेरिट्स आएंगे। आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि दोनों के मेरिट्स क्या हैं और दोनों की लिमिटेशंस क्या हैं, और साथ में डिफरेंस आएगा किसका, इन दोनों का, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये 3 पॉइंट्स रह गए, एक मेरिट्स, ये डीमेरिट्स और इनका डिफरेंस। थर्ड पॉइंट क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज। साथ में केस स्टडी आपने खुद पढ़नी है, और पिछला होमवर्क मेरे पास अभी तक आया नहीं है, तो आज आपका टेस्ट भी है, टेस्ट के बाद आप मेरे को होमवर्क सेंड कर देना प्लीज करके, ठीक है ना। होमवर्क करने का बेनिफिट आपको ही मिलता है कि आपको चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया वो समझ आता है। इसमें से आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया या आप चाहते हैं कि आप और डीप में समझना चाहते हैं और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि आज तो बोर्ड मिटाया भी नहीं मैंने, इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई भी जोन सा पॉइंट आप चाहते हैं और डिटेल में समझना उसको हाईलाइट कर देना, एंड मैं आपको वॉइस मैसेज भेज दूंगा समझा के। और ये मेरिट्स डीमेरिट्स और ये आपका होमवर्क है, ये आपको रीड करना है और समझना है। इसमें अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आता तो आप मेरे से बुक का जो स्क्रीनशॉट, अगर बोर्ड पे जो जितने पॉइंट्स लिखे ये समझ नहीं आते, इसका स्क्रीनशॉट लेके सर्कल करके मेरे को भेज दो हाईलाइट, और इनमें से कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को बुक का स्क्रीनशॉट लेके हाईलाइट करके भेज दो कि सर बुक में से ये पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज इसको समझा दो। आप मेरे से पूछा करो, तभी मेरे को पता लग जाएगा कि आपका लेवल IQ कितना है, तो क्या समझ आता है, तो आगे से वीडियो उस हिसाब से बनाई जाएगी, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक टॉपिक सिर्फ रह गया एंड वील बी फिनिशिंग चैप्टर स्टाफिंग in the next class.